बाद भारत के इतिहास में एक बेहद दिलचस्प रहस्य उभरकर सामने आता है, मगध का उदय। चलिए आज मिलकर समझते हैं कि कैसे एक आम सा राज्य प्राचीन भारत की सबसे बड़ी और ताकतवर महाशक्ति बन गया। इस पूरी कहानी के केंद्र में एक बहुत बड़ा सवाल छुपा है। उस दौर में कुल 16 महाजनपद थे और सच कहा जाए तो लगभग सभी पावरफुल थे। तो आखिर मगध ने ऐसी कौन सी मैजिक ट्रिक चल दी कि बाकी सब मीलों पीछे छूट गए। जब दूसरे राज्य फेल हो रहे थे तो मगध को ऐसी अभूतपूर्व कामयाबी कैसे मिली? आज की इस चर्चा में हम इसी हिस्टोरिकल पजल को सॉल्व करेंगे। इस मिस्ट्री को आसानी से समझने के लिए हम इस पूरे इवोल्यूशन को 5 मेन हिस्सों में तोड़ रहे हैं। पहला, वहां का भूगोल और संसाधन। दूसरा, उनकी विशाल सैन्य शक्ति। तीसरा, कमाल की लीडरशिप। चौथा, प्रशासन। और पांचवा, इन सबको मिलाकर बनने वाला उनका सक्सेस फॉर्मूला। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले फैक्टर की, भूगोल और संसाधन यानी ज्योग्राफी एंड रिसोर्सेज। मगध का सबसे बड़ा एडवांटेज उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन ही थी। गंगा के मैदानों के बिल्कुल बीचों बीच बसा ये राज्य 3 बड़ी नदियों से घिरा था, गंगा, सोन और गंडक। इन नदियों से उन्हें 3 सीधे फायदे हुए। पहला, जमीन इतनी उपजाऊ हो गई कि खेती में बहार आ गई। दूसरा, पानी की कभी कोई कमी नहीं हुई। और तीसरा, सबसे बड़ा फायदा, वाटर ट्रांसपोर्ट। नदियों के रास्ते सेना और व्यापार का आना जाना बेहद आसान और सुरक्षित हो गया था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस उपजाऊ जमीन ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक बेस तैयार किया। देखिए, जब खेती अच्छी होती है ना, तभी राज्य के पास एक्स्ट्रा वेल्थ आती है और उसी अतिरिक्त धन से इतनी बड़ी सेना और एम्पायर मेंटेन किया जा सकता था। लेकिन भूगोल का असली मास्टर स्ट्रोक सिर्फ जमीन के ऊपर नहीं, बल्कि जमीन के नीचे था। आज का जो झारखंड रीजन है, वहां मगध के पास आयरन ओर यानी लोहे की विशाल खदानें मौजूद थीं। और ये लोहा उस वक्त के लिए एक असली गेम चेंजर था। इससे उन्होंने ऐसे धारदार और टिकाऊ हथियार बनाए जिनका उस दौर में कोई मुकाबला ही नहीं था। सीधी सी बात है, इन संसाधनों ने मगध की मिलिट्री स्ट्रेंथ को कई गुना बढ़ा दिया। जब उनकी सेना लोहे के इन एडवांस्ड हथियारों के साथ मैदान में उतरती थी तो दुश्मन के पास बचाव का कोई ठोस रास्ता ही नहीं होता था। और यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, मैसिव मिलिट्री पावर यानी उनकी विशाल सैन्य शक्ति। जरा इमेजिन कीजिए, एक आम प्राचीन सेना अपने पैदल सैनिकों के साथ खड़ी है और सामने से अचानक मगध की तरफ से सैकड़ों विशालकाय हाथी मैदान में उतर आते हैं। दुश्मन फौज के बीच कैसा खौफ फैलता होगा। मगध ने अपने युद्धों में हाथियों का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया, जो आगे चलकर दुश्मन की लाइन तोड़ने और भारी तबाही मचाने का सबसे असरदार तरीका साबित हुआ। ये स्ट्रैटेजी इतनी आइकॉनिक है कि आज भी परीक्षाओं में एक बहुत ही पॉपुलर सवाल है कि मगध की सेना का सबसे अहम जानवर कौन सा था, और इसका जवाब एकदम साफ है, हाथी। जंगलों से हाथी पकड़ना और उन्हें जंग के लिए ट्रेन करना उनकी एक ऐसी रणनीति थी जिसने उन्हें प्रैक्टिकली अनबीटेबल बना दिया। अब बढ़ते हैं तीसरे पिलर की तरफ, कुशल राजनीतिक नेतृत्व यानी स्किल्ड पॉलिटिकल लीडरशिप। मगध की किस्मत अच्छी थी कि उन्हें बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे एम्बिशियस रूलर्स मिले। इन्होंने एक बहुत ही क्लेवर 3 स्टेप स्ट्रैटेजी अपनाई। स्टेप 1, मैरिज पॉलिसी, यानी पड़ोसी ताकतवर राज्यों के यहाँ शादी करके रिश्ते पक्के कर लो। स्टेप 2, वॉर पॉलिसी, जो बातों से या रिश्तों से ना माने उसे युद्ध के मैदान में हरा दो। और स्टेप 3, रिलेंटलेस एक्सपेंशन, मतलब एक बार विस्तार शुरू किया तो बस रुकना नहीं है। तो भले ही प्रकृति ने मगध को कितने भी वरदान दिए हों, लेकिन उन नेचुरल फायदों को एक महाशक्ति में तब्दील करने का असली काम इन्हीं रूलर्स के दिमाग ने किया। इससे एक बात तय होती है कि सही लीडरशिप के बिना कोई भी भूगोल या संसाधन पूरी तरह से काम नहीं आ सकता। चलिए अब बात करते हैं हमारे चौथे पॉइंट की, प्रशासन और रणनीति यानी एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्ट्रैटेजी। इतना बड़ा राज्य चलाना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। इसके लिए इन्होंने 3 अहम तरीके अपनाए। एक, सेंट्रलाइज्ड रूल, जिससे पूरे सिस्टम पे एक मजबूत कंट्रोल बना रहे। दूसरा, एक बहुत ही सॉलिड टैक्स सिस्टम, जिससे राजकोष हमेशा भरा रहे। और तीसरा, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, एक तगड़ा स्पाई सिस्टम यानी जासूसों का जाल। इसने ये तय किया कि देश के अंदर कोई बगावत पनप ही ना पाए। इस स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा फायदा क्या था? इंटरनल स्टेबिलिटी।
जब देश के अंदर पूरी तरह से शांति और कंट्रोल हो, तभी तो राज्य अपना पूरा फोकस बॉर्डर्स को बड़ा करने और बाहरी दुश्मनों पर लगा सकता है। और इन सब चर्चाओं के बाद हम आते हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर, द सक्सेस फॉर्मूला। इस पूरे हिस्टोरिकल एनालिसिस को आसानी से हमेशा के लिए याद रखने के लिए हमने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, GMLAR यानी GMLAR ट्रिक। इसका मतलब क्या है? G से ज्योग्राफी, नदियों का फायदा, M से मिलिट्री, हाथियों की ताकत, L से लीडरशिप, कमाल के राजा, A से एडमिनिस्ट्रेशन, कड़ी शासन व्यवस्था और R से रिसोर्सेज, लोहे का भंडार। जब इन पांचों एलिमेंट्स यानी इस GMALR फॉर्मूले को एक साथ देखते हैं तो कहानी बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। मगध का सक्सेसफुल होना कोई तुक्का या इत्तेफाक नहीं था। ये इन सभी फैक्टर्स का एक एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन था, जिसे उस समय का कोई और राज्य इतनी सटीकता से कॉपी ही नहीं कर पाया। तो इस स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को तैयार करने के बाद हमारी अगली चर्चा में हम सीधे चलेंगे हरियंक वंश की तरफ और जानेंगे उस राजा की दिलचस्प कहानी जिसने इस पूरे एम्पायर की नींव रखी, यानी राजा बिंबिसार की कहानी। लेकिन आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, क्या मगध का उदय सिर्फ प्रकृति के वरदान जैसे नदियों और लोहे के कारण हुआ, या फिर ये पूरी तरह से इंसानी महत्वाकांक्षा और कूटनीति का नतीजा था? सिर्फ रिसोर्सेज होना काफी है या उन्हें इस्तेमाल करने वाली लीडरशिप? इस बारे में जरूर सोचिएगा दोस्तों। आज मिलकर इस इतिहास को समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।